लास्ट टाइम वाले रिवाइज किए? ठीक है, उनमें कोई डाउट है किसी करंट अफेयर में? उनके नोट्स बना रहे हो? बिना नोट्स के साल के एंड तक आते आते ना ये इतना बड़ा लिस्ट हो जाएगी और रिवाइज नहीं हो पाएगा फिर। इसको एक स्पेसिफिक कॉपी में छोटे नोट्स के रूप में अलग से रखना पड़ेगा ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, अभी जैसे वीकली चल रहा है, फिर हम एक मंथली भी करेंगे जहां पर वो न्यूज जो छूट गई हैं वो हम कवर कराएंगे उसमें। ठीक है, इधर उधर के सोर्सेज से कंपाइल करके फिर हम देखेंगे कि क्या क्या न्यूज जो इंपॉर्टेंट थी, जो कराई जानी चाहिए थी, जो छूट गई है, वो फिर हम मंथली एक सेशन लेंगे, उसमें हम कराएंगे उसको कवर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर इसको पेंडिंग छोड़ दिया तो। वीक में है 20 न्यूज, कोई ज्यादा नहीं होती है। 20 न्यूज में हार्डली आपको 2 घंटे लगेंगे अगर आप उसके नोट्स बनाओगे तो, उससे ज्यादा नहीं लगने वाले। ठीक है, तो एक बार बैठ के जब करते हो तो उसी को उसी टाइम पे खत्म कर लो, नहीं तो बाद में रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज की न्यूज शुरू करेंगे। हमारा पहला है आईडेट कमीशन। पहले भी हमने कोई कमीशन पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? विजय राघवन पैनल। विजय राघवन पैनल पढ़ा था? किस चीज के बारे में था? हमारे मिलिट्री को सेल्फ रिलायंट कैसे बनाया जाए, हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, तो उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए हमने विजय राघवन पैनल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आईडेट कमीशन। बेसिकली आईडेट कमीशन क्या है? कुछ ट्राइब्स, जैसे हम नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए हमने आईडेट कमीशन बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डी नोटिफाइड ट्राइब से मतलब क्या है, या नोमैडिक ट्राइब क्या होती है, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स क्या होती है। बंजारा सुने? क्या होते हैं? घूमते हैं। ठीक है, कहीं पे भी जाके अपना लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो अपने लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमती रहती हैं, सेटल्ड नहीं होती हैं। वहीं सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं वो ट्राइब्स जो पार्शियली सेटल्ड होती हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए कहीं रुक जाएंगी और फिर मूव करना शुरू कर देंगी, उनको हम कहते हैं सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। और एक तीसरी हमने बोला डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये कौन सी होती हैं? ये ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ था, जो ट्राइबल्स थे उनको ब्रिटिशर्स एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर मानते थे कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। जो भी ट्राइबल्स हैं उन्हें क्रिमिनल्स बोला जाता था। तो उसके बाद इंडिया आजाद होने के बाद उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए एक डी नोटिफाई का एक एक्ट लेके आए, जिसके तहत बोला कि नहीं, ये जो नोटिफाइड है, जिनको नोटिफाई एज ए क्रिमिनल किया गया है, हम उन्हें डी नोटिफाई करते हैं, क्रिमिनल नहीं है, ट्राइबल्स हैं। तो उनको बोलने लगे फिर हम डी नोटिफाइड ट्राइब्स। जो पहले नोटिफाइड थी एज ए क्रिमिनल, उनको हमने डी नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे डीएनटीज, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो उसी के लिए बेसिकली एक आईडेट कमीशन आया, जिसको काम दिया गया कि आप स्टेट वाइज इनको रिकॉग्नाइज करो कि कौन कौन ऐसे नोमैडिक, सेमी नोमैडिक या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। उनको अलग अलग रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेट वाइज लिस्ट बनाने के लिए इनका काम दिया गया कि आप ये काम बना दीजिए। इससे पहले भी एक रेनके कमीशन आया था जो इसी से रिलेटेड था, उसके बाद ये काम दिया गया आईडेट कमीशन को। ठीक है, और 2014 में दिया था, और इन्होंने अभी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए जो रिकमेंडेशन दी थी उसके लिए फिर से स्ट्रेस किया है, इस वजह से न्यूज में था। ठीक है, तो हमें एक तो चीज ये पता होनी चाहिए, आईडेट कमीशन या रेनके कमीशन किस चीज से रिलेटेड है। तो 2 कमीशन आपको यहां पर पता होने चाहिए थे। इन्होंने क्या बोला कि इनके प्रोटेक्शन के लिए किया क्या जाए। तो सबसे पहले बोला कि एक परमानेंट कमीशन बना दो। जैसे हमने बनाया हुआ है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हमने 3 अलग अलग कमीशन बनाए हुए हैं, और भी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने 3 को दिया हुआ है। तो ऐसे ही बोला इनके लिए भी एक अलग से नेशनल कमीशन बनाया जाए, ताकि वो इन सब को ओवरसी करे, देखे कि हाँ भी कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाए हर एक स्टेट में उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, कि एक वेलफेयर के लिए एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद कि सर्वे कराया जाए डीएनटीज की फैमिलीज के ऊपर, कि बेसिकली देखा जाए कि हमारे इंडिया में जब तक एक सब बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है या कोई भी नई चीज लेके आनी है, तो सबसे पहले उसका डेटा हमारे पास होना चाहिए। डेटा नहीं है तो कोई भी पॉलिसी इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। कहां इंप्लीमेंट करना है पता ही नहीं। तो उसके लिए एक डेटा होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि एक ऐसा डिटेल्ड सर्वे कराया जाए जिससे हमारे पास एक डेटा आ जाए, ताकि हम उनके वेलफेयर के लिए उस तरीके से काम कर सकें, ठीक है। तो सर्वे कराने के लिए इसने रिकमेंडेशन दिया। देन उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए बात किया। जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब हैं, इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो इनकी काउंटिंग, इनका डिटेल पता लगा पाना कि कितने हैं कितने नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इनमें से कुछ ट्राइब्स को तो इंक्लूड किया गया है एससी, एसटीज एंड ओबीसीज में, लेकिन कुछ कहीं भी नहीं है। तो उनको आइडेंटिफाई करना है ताकि उनको भी वो बेनिफिट्स मिल सकें जो बाकियों को मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को मिलती है। तो बोले इनको भी तभी दे पाएंगे जब हम इनको इंक्लूड करेंगे ऐसे एक्ट में, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले डाटा होना चाहिए, ठीक है। डाटा होगा, फिर हम उन्हें स्टेटस देंगे, किसी एक्ट के द्वारा, किसी लीगल एक्ट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। और फिर उसके बाद कि जो इंक्लूडेड नहीं है किसी भी लिस्ट में, उनको ओबीसी में इंक्लूड किया जाए। जो किसी भी लिस्ट में इंक्लूड नहीं है उनको ओबीसीज में इंक्लूड किया जाए। तो ये बेसिकली मेजर रिकमेंडेशन थी। और कौन होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हिंदी में जो बेसिकली अगर हम कहें डी नोटिफाइड, या इनको विमुक्त जाति बोला जाता है। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 आया था, जिसमें इनको क्रिमिनल का दर्जा दिया गया था। जो भी इधर से उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए क्या हो पा रहा था, उनको लेबर चाहिए थे या कहीं ना कहीं टैक्स लेना था। अब जो मूव कर रहा है ब्रिटिशर्स के लिए, उनको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल था कि इन्हें कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने के लिए सबको बोला कि सेटल हो जाओ एक जगह पे, नहीं हो रहे थे, उन्होंने क्रिमिनल का दर्जा दे दिया क्रिमिनल्स एक्ट ऑफ 1871 में। और उसी को डी नोटिफाई किया गया हमने बाद में इन 1952 में। तो उसको हम बोलने लगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। जिसको क्रिमिनल मानते थे ब्रिटिशर्स, हमने उनको डी नोटिफाई किया कि वो भी इंडियंस ही, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे था। तो आइडेट कमीशन क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अभी तक जो बनी है बेसिकली इनके प्रोटेक्शन के लिए ये सारे कमीशन है, जहां पर क्रिमिनल्स ट्राइबल इंक्वायरी कमेटी आ गई, ठीक है। आपकी ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी ले लो, या फिर आयंगर कमेटी ले लो 1949 में, याद आ रहा है। इसके ये सब कमेटी थी ट्राइब्स की। इसके ऊपर एक मेजर कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी, कौन सी थी, सरदार पटेल के अंडर। उसके अंडर फंडामेंटल राइट्स की भी थी और ट्राइब्स की भी थी। तो उसमें ट्राइब्स में जो सब कमेटी थी उसके हेड थे आयंगर, ठीक है। और फिर उसके बाद काका कालेलकर कमीशन आए 1953 में। ये हम पढ़ेंगे जब हम रिजर्वेशन टॉपिक एज ए टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, ये बेसिकली क्या थे, ओबीसीज को पता लगाने के लिए कि देश में कौन कौन से हैं, उनको कितना रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो उस चीज के लिए कमीशन आए थे, मंडल कमीशन, काका कालेलकर। तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड भी हो जाता है। देन ये मंडल कमीशन आ गया। उसके बाद
ठीक है, रिजर्वेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, क्या क्या इन्होंने किया था, क्या इनके काम थे। देन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में हुआ था। इन्होंने भी डीएनटीज को भी बोला कि कहीं ना कहीं इनको गलत उस टाइम पे रिकॉग्नाइज किया था ब्रिटिशर्स ने, इसको किया जाना चाहिए, ठीक करे की जाने की जरूरत है, तो इन्होंने उस टाइम पे इन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ काम है जो हुए हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अभी और किया जाना जरूरी है। क्या क्या किया जाना जरूरी है? जो आइडेट कमीशन ने रिपोर्ट में बोला, क्या क्या बोला है? पहले तो एक परमानेंट कमीशन जैसे बाकियों के लिए है, इनके लिए भी बनाओ। देन उसके बाद एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ, एक सर्वे करवाओ, डिटेल्ड सर्वे, डाटा लेके आओ, डाटा लेने के बाद फिर इन्हें लीगल प्रोटेक्शन में लेके आओ। ठीक है, और उसके बाद जो इंक्लूडेड नहीं है उन्हें इंक्लूड करो। तो ये बेसिकली आइडेट कमीशन के बारे में था। होता क्या है, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं या हम कहें डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, क्यों जरूरी है उनके लिए प्रोटेक्शन? एक तो घूमते रहते हैं, एक तो उनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो ही नहीं है। दे लैक बेसिक फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आधार कार्ड वगैरह घूमते रहते हैं, कहीं पे है नहीं, तो आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिल पाता, तो इस वजह से ना तो उन्हें राशन नहीं मिल पाता, ना ही सरकार की जो वेलफेयर पॉलिसीज है उनका प्रॉफिट इन तक पहुंच पाता। तो इसलिए जरूरी है कि इनको कहीं ना कहीं हम काउंट करें। काउंट करने के लिए सर्वे होना जरूरी है, डिटेल्ड एक हमारे पास डाटा होना जरूरी है। ठीक है, तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको बहुत बुरी तरीके से इनके साथ बिहेव करता है, वो भी ढंग से बिहेव करता नहीं इनके साथ। ठीक है, क्योंकि इनका कहीं रिकॉर्ड है नहीं, तो उनका जो बिहेवियर है वो भी बोले हमारे जिले का तो है नहीं, तो कैसे बिहेव करो, तो बाहर के आदमी टाइप में बिहेव होता है इनके साथ। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको भी सही किया जाने की जरूरत है। उसके लिए सर्वे होके इनको कहीं ना कहीं किसी लिस्ट में इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्या क्या किया है, तो वो ये बेसिकली, तो एक सीड जो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ स्कीम। क्या है स्कीम? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये अभी रिसेंटली निकाली थी सीड करके। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सीड स्कीम किसके लिए है, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमने निकाली हुई है। ठीक है, तो सीड का पर्पस पता होना चाहिए हमें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद नीति आयोग ने भी एक बेसिकली कमेटी सेटअप की है। ये जब आंसर राइटिंग में ये हमें जब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं तो वो पता होने चाहिए, एक दो सबके बारे में। ठीक है, क्या किया जाने की जरूरत है वो पता होना चाहिए। तो जो किया जाना है वो कहां से पता लगेगा? कमीशन के रिकमेंडेशन से। क्या क्या किया है, तो पुरानी स्कीम हम उठा के बताएंगे, तो उनमें इंपॉर्टेंट है सीड। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद सेकेंड जो न्यूज आएगी वो आएगी थर्ड, साउथ समिट। साउथ समिट के लिए एक थोड़ी सी चीज हमें पता होना चाहिए। एक साउथ ब्लॉक बोला जाता है, एक वर्ल्ड है ना, पूरा डिवाइड है, पूरा नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में। जनरली साउथ ब्लॉक में उन कंट्रीज को बोला जाता है जो या तो डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। साउथ ऐसा नहीं है कि हमारे वर्ल्ड के जो साउथ में, इक्वेटर के साउथ में वो कंट्रीज है, नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज साउथ में लाई करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये डेवलप्ड हैं, ये साउथ ब्लॉक का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो साउथ जो है डायरेक्शन की बजाय किसी कंट्रीज के ग्रुप्स को हम बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें इंडिया भी एक पार्ट है, जो कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें हम बोलते हैं। रिसेंटली इसकी एक मीटिंग हुई है G77 में। बेसिकली G77 उन कंट्रीज का ग्रुप है जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, उन्होंने आपस में एक ग्रुपिंग बनाया कि हम एक ग्लोबल साउथ करके एक वो अपना ग्रुपिंग बनाते हैं। 77 कंट्रीज आई, अभी धीरे धीरे उसमें बढ़ गया 134 के आसपास उसमें कंट्रीज हो रखी हैं। कितनी है? 134 कंट्रीज हो रखी हैं। ठीक है, उस टाइम पे जब बना 77 थी, तो ग्रुप 77 इसका नाम हो गया था। चाइना बोलता है कि मैं इसका मेंबर नहीं हूं, मैं इसको फाइनेंस प्रोवाइड करता हूं और इधर उधर से प्रोवाइड करता हूं, लेकिन अगर हम देखें G77 इसकी लिस्ट देखें तो चाइना उसका मेंबर काउंट होता है। ठीक है,
तो इसकी हुई है। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली? पहली बात तो इसकी जो मीटिंग हुई है, इतना बड़ा ये ग्रुपिंग नहीं है कि जो ज्यादा न्यूज में आए, ठीक है, लेकिन अभी हमें यह पता होना चाहिए कि ये ग्रुपिंग जरूरी क्यों है, हमें क्यों साउथ टू साउथ कोऑपरेशन क्यों जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी मीटिंग कहां हुई है वो भी हमें एक आइडिया होना चाहिए। अभी एक और हमने मीटिंग पढ़ी थी युगांडा में। कहां पे? युगांडा के कैपिटल में। क्या है कैपिटल, याद है? नहीं, केन्या की है ना। युगांडा की क्या है? कांपला, कांपला करके कुछ पढ़ा था, नाम की सबमिट पढ़ी थी हमने। कहां हुई थी? नॉन अलाइंड मूवमेंट कहां हुई थी? युगांडा में हुई थी ना, तो उसकी कैपिटल हमने पढ़ी थी वहां पर। तो इसकी भी वहीं पे हुई है मीटिंग। हाँ, कांपला युगांडा में हुई है, ठीक है। इसको एक तरीके से देखा जाए तो ये तीसरी ही मीटिंग है, जब से बना है तब से तीसरी ही मीटिंग है। पहली 2000 में हुई थी, उसके बाद 2002 या 5 में हुई है, और तीसरी अब हुई, ठीक है। अभी तक हो नहीं रही है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज का कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जरूरत है, क्यों जरूरत है उसके रीजन है। हमें इस ग्रुप को मजबूत करने की जरूरत क्यों है? पहली बात कि इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस जो हो रखे हैं, एक तो बहुत ही अमीर जो है देश वो अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उसका साथ देने वाला कोई है नहीं, आपस में कोई ग्रुपिंग ही नहीं है। तो इसीलिए आपस में ग्रुपिंग हो जाए, आपस में एक दूसरे की सहायता कर पाए, तो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए ट्रेड एंड सप्लाई चेन्स में भी अभी चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि मैक्सिमम जो ट्रेड का अगर हम देखें सप्लाई चेन है वो चाइना सेंट्रिक हो रखा था, लेकिन अब डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जहां पर सब लोग अपने अपने ही कंट्री में कि हम अपने आप ही सारा करेंगे, इस एक दौड़ में लग गए हैं। वहां पर वो कंट्रीज जो दूसरी जगह से सामान मंगाते हैं वो चाइना की जगह पे अब दूसरे देशों का रास्ता ढूंढने लग गए, अब कहां से लाएं कहां से लाएं। तो उस केस में एक ग्लोबल साउथ, एक ऐसा एक ग्रुपिंग नजर आता है कि यहां पर हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट में एक सप्लाई चेन में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे चाइना के अगेंस्ट इंडिया को एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है कि इंडिया भी प्रोडक्शन में चाइना को कहीं ना कहीं टक्कर तो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका बहुत पुराना हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत हिस्सा तो इंडिया टेक ओवर कर ही सकता है ताकि चाइना के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसलिए ग्लोबल साउथ की आज इंपॉर्टेंस नजर आती है कि ये जो कंट्रीज हैं यहां पर अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ावा दें तो सप्लाई चेन का हिस्सा ये बन सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल और क्लाइमेट इंपैक्ट में अगर हम देखें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसी पे पड़ रहा है तो गरीब देशों पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे ना तो उसमें दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो उससे प्रोटेक्ट कैसे हो जाए और दूसरा कि उससे जो फर्क पड़ रहा है उससे हम पार कैसे पाएं। दो चीजें, एक तो बचाव कैसे करें, एक जो फर्क पड़ गया है उससे पार कैसे पाएं। प्रोटेक्शन में तो सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जो एनवायरनमेंट पे फर्क पड़ रहा है उससे पार पाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। वो रिसोर्सेज गरीब देशों के पास नहीं है। तो इसीलिए एनवायरनमेंट का या क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किन्हीं देशों पे पड़ रहा है तो वो ये देश है। तो अगर इस चीज से पार पाना है तो फिर से एक ग्रुपिंग में आना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्लोबल साउथ की ग्रुपिंग को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस एंगल से हमें इसको देखना है क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पूछा जाएगा कि आज के टाइम पे व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ G77 ग्रुप, है ना। तो व्हाट इज द रेलेवेंस अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? कि आपस में ग्रुपिंग में जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस है उसको दूर किया जा सकता है, एक दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई चेन का हिस्सा बन के वर्ल्ड के ट्रेड में एक अलग ब्लॉक बना सकते हैं, और वहीं कहीं ना कहीं देखें तो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट जो इंपैक्ट है उसको कहीं ना कहीं एक ढंग से टैकल करने में आपस में, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही देश है।
और इनमें भी सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन से हैं? जो आइलैंड कंट्रीज हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं के ऊपर पड़ता है, आइलैंड कंट्रीज पे। थोड़ा सा भी ओशियन लेवल पे या फिर वाटर लेवल पे थोड़ा सा राइज होता है तो डूब गए, है ना। तो उनके पास रिसोर्सेज चाहिए उन्हें। रिसोर्सेज कैसे होंगे? ग्रुपिंग से, ठीक है ना। और ग्रुपिंग से रिसोर्सेज कैसे आते हैं? जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ेंगे तो इसमें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रुपिंग क्यों जरूरी होती है, चाहे वो देशों की हो चाहे लोगों की, ठीक है। तो वहां से हमें वो चीजें समझ में आएंगी कि क्यों जरूरी होती है। थर्ड था एक्सटेंशन ऑफ बीएसएफ जुरिस्डिक्शन। बीएसएफ क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन ये है क्या? हमारे देश में ना एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, उसके अंदर 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। उन 7 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उन 7 को हम पढ़ेंगे जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं। एक बेसिक सा आइडिया आज हम ले लेंगे। जब हम बीएसएफ, जब बेसिकली कोई न्यूज आती है तो उसके राउंड अबाउट हम देख लेते हैं उससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम बेसिक पॉइंट उनके देख लेते हैं। तो हमारे पास कितनी है आर्म्ड पुलिस फोर्सेस? 7 है। उन 7 के क्या क्या रोल हैं, आज हम उनको एक बार थोड़ा थोड़ा नजर दौड़ा लेते हैं कि उनको किस लिए बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। पहली चीज तो ये हो गई। इन्हीं को पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, और ये 7 फोर्सेस हैं और हर एक की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे आसाम राइफल्स को अगर हम देखें तो इंडो म्यांमार बॉर्डर का जिम्मा इसको दिया हुआ है। 1643 किलोमीटर की जो बॉर्डर है इंडो म्यांमार, उसका जिम्मा किसे दिया है? आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आर्मी का भी कंट्रोल है और होम अफेयर्स का भी कंट्रोल है, ठीक है। तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए। तो किस चीज के लिए बनाया गया? बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी और लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम राइफल्स काम करती है। और इसके अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी का है और एडमिनिस्ट्रेशन होम अफेयर्स का। ये इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आसाम राइफल्स जब भी आए तो ध्यान आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन जो थी ना, किस किस के बीच में थी? इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश। तो जो रेड क्लिफ लाइन है उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा हमने दिया हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो चाहे वो इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। और कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम बीएसएफ को वहां से भी बुला लेते हैं बेसिकली। इसके अलग अलग विंग्स हैं। क्या हुआ इसमें? ठीक है, इसके अलग अलग विंग्स हैं। एयर विंग भी है, मैरीन विंग भी है, आर्टिलरी रेजिमेंट भी है, कमांडो यूनिट्स भी हैं, ठीक है। तो बीएसएफ का जिम्मा कहां पर है? रेड क्लिफ लाइन से ध्यान रहेगा इसका, ठीक है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडियन टेरिटरीज का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली। थर्ड पे अगर हम चलें सीआईएसएफ, सीआईएसएफ जो इंपॉर्टेंट जितने भी एरियाज हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा हमने दिया हुआ है सीआईएसएफ को। चाहे वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहीं चल रहा हो या फिर ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो जहां पर भी सिक्योरिटी की जरूरत है वहां सीआईएसएफ को लगाया जाता है, ठीक है। इसके लिए बेसिकली अगर हम देखें सी पोर्ट हो गया, पावर प्लांट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं इंडिया के अंदर तो वहां पर सिक्योरिटी का जिम्मा हमने किसको दिया? सीआईएसएफ। सीआरपीएफ क्या करती है? सीआरपीएफ देश के अंदर काउंटर इंसर्जेंसी जो भी होती है, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए वहां सीआरपीएफ को भेज देते हैं। इसीलिए रिजर्व पुलिस फोर्स बेसिकली, ठीक है, जहां पर भी जरूरत हो। तो इसके 2 विंग है बेसिकली, एक तो रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरी कोबरा यूनिट है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। इनको भेज दिया जाता है जनरली जहां पे भी इलेक्शन होंगे वहां सीआरपीएफ को भेज देंगे। तो जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन आ जाती है वहां हम सीआरपीएफ को डिप्लॉय कर देते हैं। तो इसका मेन ये काम हो जाता है और पुलिस फोर्स को मदद करती है। फिर आता है आईटीबीपी। आईटीबीपी किसके लिए है? तिब्बत वाला चाइना का एरिया। तो इंडिया में जो भी चाइना की बाउंड्री है वहां हमने आईटीबीपी को डिप्लॉय किया हुआ है। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, वहां बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है इनको।
ठीक है, एक छोटा छोटा आइडिया भी लेके चलो कि क्या क्या है। तो आईटीबीपी किसके लिए है? चाइना का है बेसिकली, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख में चाइना का जो बॉर्डर हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना का बॉर्डर हो, तो चाइना बॉर्डर के लिए आईटीबीपी हो गया। फिर आ जाता है एनएसजी। एनएसजी किस लिए है? स्पेशल, जहां पर भी ऑपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है, वहां पर एनएसजी। एनएसजी को बनाया कब गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? इंदिरा गांधी ने बेसिकली क्या था, कुछ ग्रुप था जो कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठ गए थे, तो वहां से उनको निकालने के लिए सिख थे बेसिकली, सिख कम्युनिटी के लिए, और आज भी वो ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा ग्रुप हो? खालिस्तान, ठीक है। तो बेसिकली उसको आउट करने के लिए हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में भी ऐसी जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास एक ऐसी स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने बनाया एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है। और फिर उसके बाद एक सशस्त्र सीमा बल, ये भी इंडो चाइना वार जो हुआ था उस टाइम पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने के लिए, उन बॉर्डर्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए हमने बनाया एसएसबी, जिसका पहले नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था। आज हम इसको सशस्त्र सीमा बल बोल देते हैं। पहले ये छुप छुप के काम करते थे, इंटेलिजेंस यूनिट की तरह काम करते थे, लेकिन आज ये पूरी तरह एक पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। तो ये उसके लिए बनाया था इंडो चाइना वॉर के बाद। अभी जो हमारी न्यूज थी कि हमने बीएसएफ का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड किया, बीएसएफ का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड किया, तो कहां किया है यह हमें पता होना चाहिए। बेसिकली जब मैं बोल रहा हूं कि एमएचए के अंडर ये काम करती हैं, तो एमएचए के पास पावर है कि वो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करती है कि कहां तक रहेंगे। ये जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, इनका एरिया डिफाइन किया जाता है। ऐसे बीएसएफ का भी एरिया डिफाइन करेंगी। बीएसएफ क्या कर रही है? जितना भी इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है उसको कंट्रोल कर रही है। तो वहां पर कितने एरिया तक इनका सर्वेलेंस रहेगा, कितने एरिया तक ये काम करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ पावर होती है, स्पेशल पावर, जब ये अपनी ड्यूटी करती है। ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, वहां पर कोई भी ऐसा सामान मिलता है उसको सीज कर सकते हैं, ये इनकी पावर्स हैं। तो कितने एरिया तक करें, क्योंकि स्टेट्स के पास अपनी पुलिस फोर्स होती है, हर स्टेट की अपनी एक पुलिस फोर्स है, तो उनकी भी पावर है वहां पर। उन दोनों की पावर क्लैश ना हो, इसीलिए एरिया डिफाइन किया जाता है कि आप इस एरिया तक काम करो, उसके बाद ये पुलिस फोर्स संभाल लेगी। तो इसीलिए उस एरिया को एक्सटेंड किया गया है कुछ एरियाज में, पंजाब, आसाम और एक और होगा, बंगाल है, कौन सा है? बंगाल, पंजाब, आसाम और बंगाल। पहले बोला गया था कि 15 किलोमीटर तक ही रहोगे, अब ये एक्सटेंशन जो किया है जुरिसडिक्शन का, इसमें बोल दिया कि नहीं, आप 50 किलोमीटर तक अपना काम कर सकते हो। तो इनका जुरिसडिक्शन इन स्टेट में एक्सटेंड किया है। लेकिन एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों चाहिए था एक्सटेंशन? 15 किलोमीटर में काम नहीं चल रहा था, 50 किलोमीटर तक क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अभी जो नई नई टेक्निक्स हैं, चाहे ड्रोन है, इस तरीके से दूर दूर तक सप्लाई, चाहे ड्रग की कह लो या फिर अगर हम कहें आर्म्स की कह लो, सप्लाई कर पा रहे हैं ड्रोन की मदद से। तो इसीलिए थोड़ा और एरिया चाहिए जहां तक ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो ड्रोन वगैरह का हो गया। ड्रोन और यूएवी क्या होता है? यूएवी पता है क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। एरियल व्हीकल होते हैं, प्लेन होते हैं, जिनको बाहर रिमोट से हम उड़ाते हैं, और ये बहुत हाइट पे उड़ते हैं, सर्वेलेंस में नहीं आते, रडार की उसमें पकड़ में नहीं आते, ठीक है। तो ये होते हैं यूएवीज बेसिकली, ठीक है। तो इनका यूज बढ़ गया आजकल, तो इसीलिए एरिया को एक्सटेंड करने की जरूरत थी। कैटल स्मगलिंग, ठीक है ना, बॉर्डर के आसपास दूर दूर तक इन कैटल्स के सारे बहुत सारी चीजें लाई ले जाई जा रही हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यूनिफॉर्म जुरिसडिक्शन के लिए भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर कई जगह पे देखें, जैसे गुजरात में देखें, गुजरात में 80 किलोमीटर तक था
उसको घटा के 50 भी किया है इसी अमेंडमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ एरियाज में बढ़ाया, घटाया भी है, ताकि एक यूनिफॉर्म जुरिस्डिक्शन रहे। जहां पे भी आए तो ध्यान रहे कि यहाँ 50 किलोमीटर तक होता है। राजस्थान में 50 किलोमीटर पहले से था, गुजरात में 80 तक था, उसको घटा के 50 कर दिया, और जहां जहां 15 था उसको बढ़ा करके 50 कर दिया, ताकि यूनिफॉर्म जुरिस्डिक्शन रहे। ये इसका मैंडेट था। और ये कई एक्ट के तहत इनके पास पावर मिलती है। बीएसएफ को कई एक्ट के तहत अपनी पावर्स मिलती हैं, चाहे वो सीआरपीसी हो गया, चाहे आपका पासपोर्ट एक्ट हो गया, चाहे नारकोटिक्स ड्रग का जो एक्ट है। इन एक्ट के तहत इनको पावर मिलती है अरेस्ट करने की, सर्च करने की, सीज करने की। ठीक है। इनका क्लैश फिर पुलिस से होता है कि ये तो हमारे एरिया के अंदर आता है। तो उस क्लैश से बचने के लिए क्या किया जाए? तो जब इन्होंने पंजाब का एरिया जुरिस्डिक्शन बढ़ाया तो पंजाब वाले पहुंच गए कोर्ट में कि हम नहीं मानते कि तुम हमारे यहां पर हमारी पावर को क्यों एनक्रोच कर रहे हो, हमारी पावर के ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हो। ये तो फेडरलिज्म का अपोजिट हो रहा है। आपने हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमारे पास अपनी पावर्स हैं, आप ऊपर से अपनी पावर थोप रहे हो, तो ये तो फेडरलिज्म के अपोजिट हो गया। तो क्या किया जाए? तो ये चले गए कोर्ट में कि ये देखो सेंटर वाले हमारे ऊपर हमारी पावर के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। हमारे पास जब अपनी पुलिस की पावर है तो ये हमारे एरिया में आकर के सेंटर से क्यों फोर्स भेज रहे हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट कहां पर है? तीनों लिस्ट कौन से शेड्यूल में है? 7 शेड्यूल में है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट। जब हम स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे तो जो पहली एंट्री है वो पुलिस कि हर स्टेट के पास अपनी पुलिस हो सकती है। दूसरी एंट्री है पब्लिक ऑर्डर कि वहां पर जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी स्टेट की है, सेंटर का कोई रोल नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम यूनियन लिस्ट पढ़ें तो डिफेंस ऑफ इंडिया वो यूनियन की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यूनियन अपनी लिस्ट में से उठा करके उस डिफेंस के कारण ये चीज कर सकता है, इसीलिए उसको ऑथराइजेशन मिला हुआ। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसीलिए वी हैव इंडियन आर्मी, नॉट आर्मी ऑफ हरियाणा, क्योंकि इट इज ड्यूटी ऑफ द यूनियन। इसीलिए वी हैव इंडियन एयरफोर्स, नॉट एयरफोर्स ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 355 ये मैंडेट करता है यूनियन को कि वो अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करे, इंडिया की टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करे, चाहे वो किसी भी स्टेट में। ठीक है, और वहीं पर फिर 355 में एक और पावर यूनियन को मिल जाती है कि इन टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डायरेक्शन स्टेट को दी जानी चाहिए उसकी पावर यूनियन के पास है। तो यूनियन कैन डायरेक्ट द स्टेट्स। ये क्या है? फेडरल विद यूनिटरी बायस, आर्टिकल 355। ठीक है, तो बीएसएफ भी उसी के अंदर आ जाएगा। उन्होंने अपनी उस पावर का यूज करते हुए इसको एक्सटेंड किया और जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड कर दिया। अब इनके जो इश्यूज थे पंजाब ने जो उठाए कि हमारे यहां पर आप कर रहे हो, सबसे पहले तो स्टेट की पावर को आप एनक्रोच कर रहे हो, हमारे पास पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के हैं। वहीं यूनियन बोलता है फिर हमारे पास भी पावर है, डिफेंस ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उसके पास भी पावर्स हैं। फिर कहीं ना कहीं ये नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, यूनियन के द्वारा स्टेट में अपनी फोर्सेस भेजना। ठीक है, और वहीं पर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं कि आप एक स्टेट में भेज रहे हो दूसरे में नहीं भेज रहे हो, यानी आपकी एक स्टेट से दुश्मनी है। तो इसके लिए किया क्या जाए, हमें बॉर्डर मैनेजमेंट करें कैसे अच्छे से? तो उसके लिए क्या करना है? कोलैबोरेटिव अप्रोच कि सेंटर और स्टेट साथ मिलकर के काम करें। ठीक है ना, तो वहां पर पुलिस को भी आप मौका दो और वो भी काम करे, दोनों साथ मिलकर के काम करें। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए जहां पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। जो सेंटर में काम चल रहा है वो स्टेट को इन्फॉर्म करे कि तुम्हारे यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। जो स्टेट काम कर रही है वो बोले कि हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है और इसके लिए ये जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ये हमें आपको दे देते हैं। तो एक शेयर्ड इंफॉर्मेशन का एक फ्रेमवर्क बनाया जाए कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे करें।
और उसके साथ साथ एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि बॉर्डर को अच्छे से मैनेज किया जाए। ये ज्वाइंट टास्क फोर्स हमने एक और जगह पढ़ा था, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, कि ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टेट और यूनियन भी आपस में ज्वाइंट टास्क फोर्स बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्टेट पुलिस को भी इन्वॉल्व करो बीएसएफ के साथ साथ, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत एक हम कहें कि लोगों में विश्वास बना रहे स्टेट का भी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करो, टेक्नोलॉजी के साथ लेके आओ ताकि जो फेडरलिज्म के ऊपर इतना धावा न बोल सके, दोनों आपस में साथ में बैठ के कहीं से कंट्रोल कर सके, ठीक है। एक लीगल फ्रेमवर्क बहुत क्लियर होना चाहिए, जहां पर भी लीगल फ्रेमवर्क थोड़ा सा भी ढीला होगा, जहां पे भी लॉज और रेगुलेशंस में थोड़ा सा भी डाउट आएगा, हर कोई उसका फायदा उठाने का सोचता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट हर कोई लेता है। तो उससे बचने के लिए एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए ताकि बहुत क्लियर से रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाए यूनियन और स्टेट में, और वहीं पर रेगुलर कंसल्टेशन आपस में यूनियन और स्टेट में, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का मामला है। तो जब हम बीएसएफ का जुडिशक्शन बढ़ा रहे हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बढ़ा रहे हैं, तो हमें उन देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि हमें जुडिशक्शन बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी रहता है, ठीक है। फिर अगला आया भारत रत्न। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि हम बहुत सारे लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं, ठीक है ना। भारत रत्न के ऊपर एक डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया था पीछे से यूपीएससी ने, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली कितने लोगों को बोला है, कौन कौन है? कृपलानी नहीं, आडवाणी जी, और कौन है? 5 नाम है, बताओ तो। एक कर्पूरी ठाकुर, और चौधरी चरण सिंह, और कौन है? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। इन 5 लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जो भारत रत्न के लिए मैंडेट है वो 1 साल में 3 से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि 3 से ज्यादा लोगों को दिया गया है 1999 में, उस टाइम पे 4 को दिया गया था, लेकिन मैक्सिमम इस साल दे रहे हैं 5, ठीक है। तो इस साल कितनों को दे रहे हैं? 5 को दे रहे हैं। कौन कौन है ये? सीएम थे कहां के? छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है। तो वहां के सीएम रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर में लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब में से अकेले जो है, जो जिंदा व्यक्ति हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी है जिनको भारत रत्न मिल रहा है। बाकी सब पोस्ट्यूमसली मिल रहा है। पोस्ट्यूमसली मतलब मरने के बाद होता है, ठीक है। बाकी सबको मरने के बाद दिया जा रहा है। सिर्फ एल के आडवाणी जो है जिनको जिंदा रहते हुए मिल रहा है, इन 5 में से, ठीक है। और इनको किस लिए दिया गया? वही सोशल वर्क इन्होंने किया है, ठीक है। और बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहने से भारत रत्न नहीं मिलता है, सोशल वर्क के लिए बेसिकली। देन उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, इनको दिया जाना जरूरी भी था, क्योंकि 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक फेलियर होने वाला था, उस टाइम पे बचाने वाले थे इंडिया को पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन का नाम पहले सुना आप लोगों ने? भारत में फूड स्कैरसिटी, खाने की जो कमी होती थी, उससे पार पाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था, वो चलाने वाले थे, ठीक है। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए इनको दिया जा रहा है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो हमने शुरू कब किया? 1954 में हमने शुरू किया है। और इनमें किस किस उसमें हम देते हैं? बेसिकली
पब्लिक सर्विस के लिए, आर्ट में, लिटरेचर में और साइंसेज में कोई भी अगर अच्छा काम करते हैं तो हम इसको देते हैं भारत रत्न को। लेकिन उसके बाद 2011 में इसको थोड़ा सा और चेंज कर दिया कि आप ह्यूमन की लाइफ को बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए, किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हो तो हम भारत रत्न दे सकते हैं। तो उस टाइम पे इसको बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया था कैटेगरी को 2011 में। तो अब किसी भी फील्ड में इसको दिया जा सकता है जो ह्यूमन लाइफ को मेजरली अफेक्ट करता हो, भारत रत्न। और मैक्सिमम कितना इसका है? बेसिकली 3 दे सकते हैं, है कहीं पे? ये रहा, नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ नंबर 3। लेकिन इस साल कितने दे रहे हैं? 5 दे रहे हैं। और इससे पहले 1999 में 4 दिए गए हैं, ठीक है। अदरवाइज जनरली 3 ही दिए जाते हैं। फर्स्ट जो पहले जो 1954 में जिनको मिला था, सी राजगोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए और सीवी रमन, इन 3 को दिया गया था फर्स्ट टाइम। ऐसा कहीं नहीं लिखा है सिर्फ इंडियन को ही दिया जाता है। हमने 2 फॉरेनर्स को भी भारत रत्न दिया है आज तक। किस किस को दिया है? एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये 2 नाम याद होने चाहिए। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए और दूसरे नेल्सन मंडेला। और एक ऐसे इंडियन को भी दिया है जो ओरिजिनल इंडियन नहीं थे, लेकिन यहां आके बाय द वे ऑफ नेचुरलाइजेशन उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली थी। इंडियन सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं, उनमें से एक है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन से जिसको सिटीजनशिप मिली थी, मदर टेरेसा, उनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो ऐसा कहीं मैंडेट नहीं है, सिर्फ इंडियंस को ही दिया जा सकता है, ठीक है। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। जब सिविलियन अवार्ड बोल रहे हैं तो मिलिट्री के अलग हो जाते हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ठीक है, महावीर चक्र हो गए, तो ये सारे होते हैं वहां पर। और वो कब कब दिए जाते हैं? रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे हम उनको अनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके बारे में। और किस किस को दिया गया है, जो स्पेशल कैटेगरीज हैं वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। इसमें जब अवार्ड दिया जाता है कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है। और हमारा आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने नाम के साथ एज ए टाइटल भारत रत्न यूज नहीं कर सकते। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। जब राइट टू इक्वालिटी होता है तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस होता है। उसमें उन्हीं टाइटल्स को यूज किया जा सकता है जो आपने अर्न किए हों, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, या फिर मिलिट्री के जो रैंक्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब अपने टाइटल्स के साथ अपने रैंक को यूज कर सकते हैं, तो वो टाइटल्स यूज किए जाते हैं। अदरवाइज सभी के लिए अबॉलिश किया गया है कि नहीं यूज कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है यू कैन यूज द वर्ड भारत रत्न जब भी आप अपना सीवी किसी को दो। उसमें आपको ये नहीं लिखना है भारत रत्न और सो एंड सो नाम, ऐसे नहीं। नाम लिख के उसमें आप लिख सकते हो रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें आप नीचे लिख सकते हो। तो वहां पर ये यूज किया जा सकता है, आपको मिला हुआ है, लेकिन एज ए प्रीफिक्स टू योर नेम यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को हम ये नहीं बोलते भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 18 हमें मना करता है कि हम टाइटल्स को यूज नहीं कर सकते, जिसको हम पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे तब डिटेल में। फिर उसके बाद आया था आदित्य L1। आदित्य L1 का बेसिकली क्या था, वहां पर जाके इन्होंने कुछ मैग्नेटोमीटर के ऊपर कुछ किया है, डिप्लॉय किया उनको, लेकिन हमारे लिए ये न्यूज नहीं है। हमारे लिए न्यूज है कि आदित्य L1 है क्या। आदित्य L1 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया सन को स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है, आदित्य L1 किस चीज के लिए है, किस चीज को स्टडी करेगा? तो सन को स्टडी करने के लिए। और किसका, किस देश का है? इंडिया का है। ये 2 चीज पता है। उसके बाद ये L1 जो है ना, ये लैग्रेंज
1 पॉइंट है बेसिकली। ये क्या होते हैं? ये जो लैग्रेंज पॉइंट हैं ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है। इसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे पोजीशन किया गया है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं लैग्रेंज 1। इस तरीके के आपको टोटल ये 5 पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट हैं क्या? ये पॉइंट वो हैं जहां पर दो बॉडीज के बीच में कोई भी एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों का पुश और पुल लगभग नलिफाई हो जाए। यानी अगर हमने उस चीज को वहां पर रख दिया तो वो ऑटोमेटिकली, उसको फ्यूल की जरूरत नहीं है, वो वहीं रहेगा। इस साइड से भी ग्रेविटेशनल पुल मिलता रहेगा, इस साइड से भी मिलता रहेगा, तो दोनों का वो न्यूट्रलाइज होकर वो उसी पोजीशन पर रहेगा, हिलेगा नहीं। तो वो पॉइंट्स हमारे लैग्रेंज पॉइंट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है। ठीक है, और उन्हीं पॉइंट्स को हमें पता होना चाहिए। हमने इसको कहां रखा है? L1 पे। L1 कहां पर है? हमारा अर्थ और सन के बीच में ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल पुल या पुश न्यूट्रलाइज हो जाती है, या उस पोजीशन पर पहुंच जाती है कि वो वहां से हिलेगा नहीं। तो यहां पे छोड़ दिया तो यहीं घूमता रहेगा। तो यहां पर हमने आदित्य L1 को प्लेस किया हुआ है। ऐसे ही जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। L1 हमारा दोनों के बीच में है, L2 हमारा अर्थ के दूसरी साइड हो जाता है, सन और अर्थ के बाद, और L3 सन के दूसरी साइड रहेगा, L4 इधर और L5 इधर। ये वो पॉइंट्स है जहां पर पुल और पुश इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जो हमें जानना था। ठीक है, फिर उसके बाद आया ASI सर्वे रिपोर्ट ऑन ज्ञानवापी मॉस्क का। भी ज्ञानवापी मस्जिद का आपने न्यूज में काफी सुना होगा, जहां पर रिसेंटली वहां के एक लोकल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहां पर पूजा अलाउ की ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर। ठीक है, तो क्यों की और क्या क्या कहानी है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस न्यूज के ऊपर जाएं तो ASI को एक सर्वे करने के लिए बोला गया कि आप देख के आओ। ठीक है, तो सर्वे के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इन्होंने जिस तरीके से सर्वे किया उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होती है। जो यहाँ पर सर्वे का मेथड अपनाया गया, वहां पर जाके चीजों को बस स्टडी करना होता है, तोड़फोड़ नहीं करनी होती है। ठीक है, इन्होंने जाकर देखा कि बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल था। बहुत सारी चीजें मिली हैं यहाँ पर, गणेश की मूर्ति का, कृष्ण की मूर्ति का, शिवलिंग, ये सब मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिली उनको। तो उन्होंने अपनी स्टडी में दिया है। ठीक है, लेकिन इसका इश्यू जो चलता है वो हमारा 1991 से चलता है, और 1991 से पहले अगर हम जाएं तो ये कहा जाता है कि लगभग अकबर के टाइम पे इसको बनवाया गया था। अकबर का टाइम कब था? 1526 से 1605। तो लगभग उस दौरान इसको बनवाया गया था। ठीक है, और औरंगजेब जब आए 1669 में उन्होंने इसको तोड़वा दिया, और तोड़वा के यहां पर क्या बनवा दिया? मस्जिद बनवा दिया। अभी हुआ क्या था, 1991 में हमने एक एक्ट पास किया था, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स के लिए हमने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के तहत ये कहा गया कि 1947 में जो भी प्लेस जिस भी पोजीशन में था उसको जो रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग पूज रहे थे वही उसको कंटिन्यू पूजते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 1991 में हम लेके आए। अगर ऐसा था तो राम मंदिर अयोध्या वाले के ऊपर केस कैसे चला, उसको कैसे चेंज कर दिया हमने? अगर ऐसा कोई एक्ट था, उसमें एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन में राम मंदिर भी था कि ये इस मंदिर के ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, और ये उन चीजों के ऊपर भी लागू नहीं होगा जो ASI के अंडर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। ठीक है, तो अभी ज्ञानवापी मॉस्क का चला, ये भी 1991 से कोर्ट में अटका हुआ है, और अभी रिसेंटली एक कोर्ट ने इसको यहां पर पूजा करने की आजादी दे दी। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका कहानी है, और इसमें हमें जो पता होना चाहिए ASI के बारे में पता होना चाहिए। ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या सर्वे ऑफ इंडिया, बेसिकली ये इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। 1861 में इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था, जिसको हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम बेसिकली। ठीक है, और इसके जो पावर्स मिलती हैं वो मिलती है आमसार एक्ट से। आमसार एक्ट है आर्कियोलॉजिकल
मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, यहां से इसको पावर मिल रही है एएसआई को। ठीक है, और क्या काम है इसका? जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर पुराने हिस्टोरिक जो हैं उनको संभाल के रखना, वो एएसआई की जिम्मेदारी है। ठीक है, और ये बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 जिसकी मैं बात कर रहा था, जो प्रोहिबिट करता है कि 1947 में जो जिसकी जो सिचुएशन थी आप उससे चेंज नहीं कर सकते। उसका सेक्शन 3 बोलता है प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप वेदर इन फुल और पार्ट वन रिलीजियस डिनोमिनेशन टू अनदर विद इन द सेम डिनोमिनेशन, कि आप एक किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशन में चेंज नहीं करोगे। ये सेक्शन 3 कहता है इसका। और यहां पर सेक्शन अगर 4 की बात करें, ये बोलता है कि जो भी उसकी कंडीशन 15 अगस्त ऑफ 1947 जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हुए थे वो होगी, हम उसी को मानेंगे और वही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद एक्सेप्शन में दे दिया था इन्होंने कि अयोध्या मंदिर या राम जन्मभूमि वाला मंदिर इसके अंडर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक्ट भी हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद 7th हमारा आता है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अभी रिसेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर बनाई गई। हाँ श्योर। अभी रिसेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई हमने फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, करते हैं बात। अभी पीछे अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बीच में रोक दिया करो जहां जो चीज समझ में ना आए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डीप में इनके जा नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ मोटा मोटा जितना चाहिए आपको, क्योंकि जब हम इनको पढ़ेंगे तब उसके साथ साथ भी जैसे कोई टॉपिक हो रहा है उसके साथ साथ भी इनको दोबारा से कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ मोटा मोटा पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है हमारे आसपास। कोई भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे करंट अफेयर्स के साथ, वो साथ के साथ भी कवर करेंगे। क्या हुआ? क्या है? अच्छा, ना पुराने बनाने, बना लेना, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो रखी हैं। हाँ, धीरे धीरे लगेगा, धीरे धीरे लगेगा, लेकिन उसको उस फॉर्मेट में बनाओ कि जिसको पढ़ के आप समझ सको पूरा सेंटेंस क्या है। सिर्फ उतने वर्ड लिखो, ये इज, ऑफ, वाज, वर ये सब अवॉइड करो उसमें। ठीक है, सिर्फ उतने वर्ड जिससे आप समझ पाओ तो वो लिखना है। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्या हुआ कि पूरे देश में हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ठीक है, बेसिकली हमारा आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि हमें वेलफेयर के लिए काम करना है फॉर, ताकि उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हो पाए ऑल दी बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस में आप क्या आते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस की डेफिनेशन क्या होती है कि वो बैकवर्ड क्लासेस दोज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एससीज एंड एसटीज, उनको हम ओबीसीज बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, यहां पर चल रहा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब कि देश में जितने भी वेलफेयर पॉलिसीज आई, जितनी भी स्कीम्स सरकार ने चलाई, उसका फायदा शेड्यूल कास्ट में सिर्फ कुछ ही कम्युनिटीज ने उठाया। वो फायदा सभी कम्युनिटीज तक नीचे नहीं पहुंच पाया। यानी शेड्यूल कास्ट में भी अलग अलग बाइफर्केशन हो रखा है कम्युनिटीज में। उसमें भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं और कुछ ऐसी हैं जिन तक फैसिलिटीज पहुंच पाई हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि उन तक भी अगर हमें फायदा पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको सब कैटेगराइज करना पड़ेगा, हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज है जहां तक फायदा नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो ये हमने चलाया।
और इसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी को हेड बनाया इस कमीशन का। क्या पता लगा क्या हो कि कैसे कैसे इसको किया जा सकता है। और ये किया क्यों गया, क्योंकि तेलंगाना में एक मडिगा कम्युनिटी है बेसिकली। उन्होंने बोला कि तेलंगाना में हो क्या रहा है, बेसिकली दो कम्युनिटीज शेड्यूल कास्ट में, एक मडिगा और एक माला करके, ठीक है। उनमें सारा फायदा जो माला कम्युनिटी वो उठा जा रही। तो मडिगा कम्युनिटी ने बोला कि हमारे लिए आप अलग से कुछ करो, क्योंकि जो भी फायदा आता है वो सारा माला कम्युनिटी उठा लेती है। तो यहां से जब मुद्दा उठा तो इन्होंने सब कैटेगराइजेशन के लिए आगे प्रोसीड किया। ये इसकी कहानी है पूरी। इसके लिए जो मेन चीज है वो हमें पता होनी चाहिए, आर्टिकल 341 और 42, जहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर है वो किसी भी स्टेट में कौन शेड्यूल कास्ट होंगे और कौन कौन शेड्यूल ट्राइब होंगे वो नोटिफाई करते हैं। तो इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं पर भी सब कैटेगराइजेशन की बात नहीं की गई है। इवन जब कोर्ट्स में जब ये मामला गया कि हमें सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक नाम यहां पर लिखा होगा, ईवी चिनैया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउड बिकॉज देयर इज अ राइट टू इक्वालिटी, सभी शेड्यूल कास्ट इक्वल माने जाएंगे, आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। पंजाब उसी टाइम पर एक लॉ लेके आया था, उस टाइम पे नहीं बल्कि बहुत पहले लेके आ गया था 1975 में, जब इन्होंने देखा कि यहां पर इस तरीके से इक्वल माना जा रहा है। तो यहां के जो बाकी कम्युनिटीज थे वो भी कोर्ट में पहुंच गए कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी मना किया है, सभी शेड्यूल कास्ट बराबर हैं, कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे भी रोक लगा दी। पंजाब में भी, पंजाब में हुआ था 1975 में सब कैटेगराइजेशन, लेकिन फिर रोक लग गई। और रोक लगने के बाद अभी फिर से दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद फाइनली 2020 की बात है, 2020 में उन्होंने बोला हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। और उस टाइम पर पाया कि जो हमारा पहला डिसीजन था वो गलत था। हमें जरूरत है आज के टाइम पे ये पता लगाने के कि कौन सी कम्युनिटीज हैं जो अभी भी पीछे रह गई हैं, ताकि उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए और राइट टू इक्वालिटी सही मायने में स्थापित किया जा सके। तो इसीलिए सब कैटेगराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि हमने जो पहले जो डिसीजन दिया था कि ये जो एक कम्युनिटी है वो होमोजेनियस है, एक ही है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते, वो गलत था। अभी हम कह रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और उसी आधार पर फिर हमने कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए किया है, ठीक है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हम पढ़ेंगे जब वो आएगा न्यूज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी क्यों है सब कैटेगराइजेशन? एक तो इक्वालिटी लाने के लिए, ठीक है, ताकि वो कम्युनिटीज जहां तक फायदा नहीं पहुंच रहा है वहां तक भी पहुंचे। टारगेटेड पॉलिसीज बनाई जा सके, हम उनको टारगेट करके बनाएं जहां तक फायदा नहीं पहुंच रहा है। फेयर रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का भी हो जिनका नहीं हो पा रहा था। एम्पावर्ड और रिकॉग्निशन उन्हें भी मिले, उनका भी एम्पावरमेंट हो, चाहे वो सोशल एम्पावरमेंट कह लो, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कह लो, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कह लो। वो कैटेगरीज जिन तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा था उनका भी एम्पावरमेंट और उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया जा सके, वो भी आर्टिकल 21 के तहत डिग्निटी अपनी इंश्योर कर सके। तो इसीलिए ये जरूरी है, लेकिन चैलेंजेस हैं इसमें। सब कैटेगराइजेशन करने में चैलेंजेस हैं। जब भी करते हैं तो सोशल डिवीजन की बात उठती है कि आप एक कैटेगरी में से भी इतना पहले ही कास्ट के आधार पर पूरी सोसाइटी बटी हुई है, आप एक कास्ट के अंदर भी आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो सोशल डिवीजन के चांसेस हैं। वहीं पर बोल रहे हैं आइडेंटिफाई और वेरीफाई कैसे करें। हर कोई बोलेगा कि हमें भी दो, हम तक फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो इनको आइडेंटिफाई और वेरीफाई कैसे करें, ये भी एक चैलेंज है। और उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन, हर चीज में पॉलिटिक्स की हम करवाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है। एक को कर दिया एक को नहीं किया तो पॉलिटिक्स में उसका मुद्दा उठा लेंगे, देखो इसको छोड़ दी, तो ये भी एक वो चैलेंज है इसमें। तो जब भी इस तरीके से करो तो बेनिफिट और चैलेंजेस पता होने चाहिए उनके, ठीक है। अब
इसी में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और पता होनी चाहिए। इंडिया में इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार में देर आर नो एससीज, नो शेड्यूल कास्ट। वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स हैं ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक है ना, कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में कोई एससीज नहीं है, ओनली एसटीज हैं। ऐसे ही हरियाणा में, पंजाब में देर आर नो एसटीज, नो शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डाटा पता होना चाहिए जब भी हम पढ़ते हैं इनको। क्या हुआ? हाँ, कौन सा है? अच्छा, हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री सर्वोदय नहीं है, सूर्योदय योजना है। ठीक है, छोटी सी न्यूज है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बेसिकली हमने 2014 में एक प्रोग्राम शुरू किया था रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का। उसमें हमने टारगेट किया था कि 2022 तक हम रूफटॉप से 40 गीगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, कि सिर्फ रूफटॉप से। लेकिन 2023 के दिसंबर तक भी ये टारगेट 11 गीगावाट तक पहुंचा है। जो टारगेट हमारा था 40 गीगावाट तक। तो उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम प्रधानमंत्री ने एक नई स्कीम लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जहां पर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के ऊपर रूफटॉप सोलर प्लांट की बात की गई है कि ये लोग लगा लेंगे। इससे हमारा 40 गीगावाट का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इंडिया में 24 करोड़ हाउस होल्ड अगर अपने घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगा लें तो 675 गीगावाट की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इवन इसका 1/3 भी अगर लगा लें तो इंडिया में जो लोकल डोमेस्टिक यूज की जो इलेक्ट्रिसिटी है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ 1/3 भी अगर हाउस होल्ड लगा लें तो। और अभी भी हम सिर्फ 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, कम से कम ये तो लगाएं। रीजन है उसके पीछे बहुत सारे। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहा है? कॉस्टली है। दूसरा, उसका इंटीग्रेशन अभी तक इतना इजी नहीं है। इंटीग्रेशन यानी 2 तरीके से रूफटॉप लगता है। एक कि आप बैटरी लगाओ और वहीं पर रिजर्व रखो और उसी को यूज करते रहो। दूसरा है उसको पावर ग्रिड से जोड़ दिया जाए। वो पावर ग्रिड से जो जोड़ने वाला काम है ना, वो हर जगह तक अभी हुआ नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी। ठीक है ना, जहां पर जो बची हुई इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को चली जाए, आपके उसमें से पैसे कम हो जाए जो बिल आए। ठीक है ना, वो हर जगह पहुंचानी है। ठीक है, देन उसके बाद जो अभी सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो भी उतनी मतलब एफिशिएंसी वाले नहीं है, तो उनका भी एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। बैटरीज के उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी हमारा उतना हुआ नहीं है। हर 3-4 साल के बाद बैटरीज का खर्चा। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। देन उसके बाद घरों में भी छत पे इतना ना तो पोटेंशियल होता, कई घरों में कच्चे घर हैं, जहां पक्के भी हैं वहां इतनी जगह नहीं होती कि वो बड़ी सोलर प्लेट आ सके वहां पर। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी हमने इसके तहत हमने 40 गीगावाट की जो अचीव करने की जो सोची हुई है, कम से कम वो हम टारगेट को अचीव कर पाए, तो उसके लिए स्कीम हमने लॉन्च की है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड तक रूफटॉप पैनल जो है लगने चाहिए। ठीक है, तो इसमें 40 गीगावाट का हमें ध्यान रखना है। हमारा जो टारगेट है 2030 तक, वो क्या है? 500 गीगावाट ऑफ पावर टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस या रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, उसमें सोलर भी एक कंपोनेंट है। सोलर के साथ साथ विंड भी है, हाइड्रो वाला भी है, ये सारे कंपोनेंट है। और 2030 का जो हमारा टारगेट है उसका 43% हम अचीव कर चुके हैं। ठीक है,
ये बेसिकली रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है इंडिया में, अराउंड दिसंबर तक हम देखें 11 गीगावाट तक ही पहुंच पाए हैं, जिसमें से भी गुजरात टॉप पे है। लेकिन अगर टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी अगर हम देखें पूरे इंडिया में, सिर्फ रूफटॉप को हटा दें, टोटल अगर हम देख लें तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हम अभी तक 73 गीगावाट अभी तक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सोलर से। और इसमें टॉप पे कौन है? राजस्थान। ठीक है, जब यूजीसी नेट का किसी का प्लान है आगे देने का? यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबल टेस्ट होता है बेसिकली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन एनवायरनमेंट के पूछे जाते हैं। ठीक है, कि किस सोर्स से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक क्वेश्चन आता है जनरली उसमें से। फिर 9th है गोल्डन टाइगर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, गोल्डन टाइगर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग है, जो हमारे बंगाल टाइगर हैं जो अलग कलर के होते हैं, ये लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा जीन में डिफरेंस आ गया है, इस वजह से वो गोल्डन टाइप का दिखने लगा है। तो उसकी एक फोटो क्लिक की है, तो उसके ऊपर ये न्यूज थी। हमें इसमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन क्या है और ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क अगर हम देखें तो आसाम में है। आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, उनमें से एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये जाना जाता है फॉर वन हॉर्न राइनोसोर्स। वर्ल्ड में वन हॉर्न राइनोसोर्स की अगर पॉपुलेशन कहीं सबसे ज्यादा है तो इस नेशनल पार्क में है। टोटल वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोर्स वो काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, और इसी को टाइगर रिजर्व भी नोटिफाई किया गया है, ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व क्या है? जहां जहां टाइगर पाए जाते हैं उसमें टाइगर रिजर्व हम घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व भी है ये। और जब हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो टाइगर के लिए अलग अलग स्कीम चलाई जाती हैं। पहले एक प्रोजेक्ट टाइगर चली थी जहां पर हमें टाइगर्स को घटती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया था 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973 में। वहीं पर फिर हमने एक बीच में बहुत ही कम होने लग गए जब टाइगर एक स्कीम चलाई थी TX2। कौन सी स्कीम थी? TX2। ठीक है, ये स्कीम थी। इसका मतलब था कि टाइगर की पॉपुलेशन को into 2 करना है, डबल करना है बाय 2020, सॉरी 2022 था इसमें। ठीक है, 2022 तक हमें टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना, और हमने 2018-19 में अचीव कर लिया था। ठीक है, वर्ल्ड में ये चला था TX2 नाम का जो प्रोजेक्ट था, और हमने बहुत पहले ही इसको अचीव कर लिया था TX2। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट रिजर्व्स अबॉर्शन अप्रूवल ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली अबॉर्शन से रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट में पढ़ लो, चाहे वो वुमेन राइट्स में पढ़ लो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लो, चाहे वो सोशल इश्यूज में पढ़ लो, चाहे किसी भी एंगल से पढ़ो, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पर विमेन एबॉर्शन राइट्स क्या क्या हैं तो वो हमें पता होने चाहिए बेसिकली। अभी रिसेंटली 29 वीक प्रेगनेंसी थी, उसके लिए पहले तो बोल दिया था ठीक है आप इसको अबॉर्ट करा सकते हो, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने बोला नहीं, 29 वीक है, अब हम अलाउ नहीं करेंगे। अब आप किसी भी स्टेट ओन्ड हॉस्पिटल में जाके आप इसको सेफ बर्थ के लिए प्रोसीड कीजिए, क्योंकि जो पेट में है उसका भी राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो उसकी राइट टू लाइफ हम नहीं छीन सकते, तो इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट आया था 1971 में, इससे पहले शांतिलाल शाह कमेटी बैठाई थी जिसको ये पता लगाने के लिए किया था कि हमें इनके राइट्स के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके आधार पर हम एक्ट लेके आए 1971 में, और इसको हमने 2021 में थोड़ा सा अमेंड किया। तो हमें दोनों प्रोविजंस पता होने चाहिए कि नए प्रोविजंस क्या है। ठीक है, वो प्रोविजंस क्या है? बेसिकली 12 वीक की प्रेगनेंसी हो
तो अबॉर्ट कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ सिंगल डॉक्टर, विद द एडवाइस ऑफ सिंगल डॉक्टर। क्योंकि जब हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे जो फीटल फॉर्मेशन होता है वो 9 वीक के बाद होने लगता है, 9 वीक के बाद बॉडी फॉर्मेशन होने लगती है। तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का इश्यू आया था, उसका भी अपना एक राइट हो जाता है। तो उसके आधार पर ये राइट्स, ये वीक्स डिसाइडेड है बेसिकली। तो फर्स्ट इज 12 वीक, 12 वीक तक ऑन द एडवाइस ऑफ सिंगल डॉक्टर, चाहे वो 1971 हो या फिर नया अमेंडेड वाला हो। 12 से 20 वीक्स तक यहां पर 2 डॉक्टर्स था, यहां पर इन्होंने बोला नहीं, 2 डॉक्टर भी वही सलाह देंगे, तो 2 डॉक्टर 1 डॉक्टर कोई फर्क पड़ता नहीं, यहां पर भी हम सिंगल डॉक्टर से काम चलाएंगे। तो यहां पर एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर कर दिया। 20 to 24 में यहां पर कंप्लीटली मना था कि 20 वीक्स के बाद आप नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड। लेकिन यहां पर बोला नहीं, आप स्पेशल कैटेगरीज की जो वुमेन्स हैं वहां पर 2 डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो। ये स्पेशल कैटेगरी वुमेन्स कौन सी? वो वुमेन्स जो कैरी नहीं कर सकती आगे फर्दर प्रेगनेंसी को। क्यों? रीजन आप जानोगे जब यहां पर देखोगे। सर्वाइवर ऑफ रेप विक्टिम्स, ठीक है, इंसेस्ट या फिर जो भी वल्नरेबल वुमेन्स हैं, ये स्पेशल कैटेगराइज्ड वुमेन्स। तो अगर ये आगे कैरी करती हैं तो आगे कहीं ना कहीं लाइफ के बच्चे पे वैसे खतरा रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर अलाउ करते हैं विद 2 डॉक्टर्स। और वहीं पर अगर 24 वीक से ज्यादा हो जाए तो यहां पर नॉट अलाउड है, लेकिन यहां पर मेडिकल बोर्ड बैठेगा और वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। उस मेडिकल बोर्ड के अंदर कौन कौन होगा? गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ये सब डॉक्टर मिलकर बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे अभी किस सिचुएशन में है, क्या हम अबॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो 24 वीक के बाद ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में जब मदर की लाइफ पे कोई भी खतरा हो तो उस टाइम पर विद द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर वो अबॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लॉज हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा चेंज और किया गया। प्रेगनेंसी पहले सिर्फ मैरिड वुमेन के अबॉर्शन के लिए अलाउ करता था, लेकिन यहां पर इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद इसको अनमैरिड वुमेन के लिए भी अलाउ करती है अबॉर्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें थे। फिर एक और आया प्रोहिबिशन ऑफ स्पिंदा मैरिज। स्पिंदा मैरिज क्या होता है? ये भी अभी रिसेंटली क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने एक मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारी शादी लीगल नहीं है क्योंकि ये स्पिंदा मैरिज है। ये क्या है, कोई आइडिया किसी को? जब रिश्ता देखने जाते हैं आपने सुना होगा कि गोत्र मैच करते हैं, है ना। ये जो गोत्र मैच करते हैं ना वो इसीलिए करते हैं कहीं वो स्पिंदा मैरिज के अंदर ना आ जाए। मैरिज विद अ क्लोज रिलेटिव इज कॉल्ड स्पिंदा मैरिज, ठीक है। उसको डिफाइन किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसको इलीगल डिक्लेयर करता है जो भी स्पिंदा मैरिज होगी, ठीक है। और उसने डिफाइन किया है कि किसको बोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि मदर साइड में 3 जनरेशंस तक आप गोत्र मैच करोगे और फादर साइड में 5 जनरेशंस तक। नहीं, इसीलिए जब आप एक्सेप्शंस पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि जैसे कई ट्राइबल्स भी हैं जो हिंदूज में है जो अभी भी करते आ रहे हैं, तो जहां पर कस्टम बन चुका है वहां पर ये एक्सेप्शन के रूप में काउंट होता है, ठीक है। तो हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया कि नहीं ये मैरिज जो है लीगल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो वाइफ थी उसने बोला कि जब सब पूरी सोसाइटी ने मान लिया है, हमारी शादी हुई है, फोटोज भी हैं, दोनों फैमिलीज एक्सेप्ट कर सकती, तो लीगल क्यों नहीं है? जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फिर इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया क्योंकि दिस वाज नॉट
अंडर द एनी कस्टम, ये आपका कोई ओल्ड कस्टम नहीं था जिसके आधार पर हम इसको वैलिड मान लें। और हिंदू मैरिज एक्ट इसको प्रोहिबिट करता है, स्पिंदा मैरिजेस को। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी पूरी। तो स्पिंदा मैरिज क्या होता है ये पता होना चाहिए, अभी न्यूज में था, चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें दी हुई है मैंने, क्या क्या कोर्ट में हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और रिसेंटली एक एक्सेप्शन जो मैंने बताया है, जहां पर कस्टम हो चुका ऑलरेडी, जो एक ट्रेडिशन बन चुका है कि यहां पर कर सकते हैं, तो वहां पर अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ? अगली न्यूज है, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड बर्थ। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले कई कोर्ट केसेस में भी यह बात जाहिर हो चुकी थी कि आधार कार्ड को हम सिर्फ एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, नॉट एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड नॉट एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये स्पेशल नोटिफिकेशन में इन्होंने जारी किया है। इससे पहले कई जगह पे कई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं नहीं, प्रूफ ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड दिखाओ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि अब ये एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या आधार कार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स का बन सकता है? क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, तो ये किसी का भी बन सकता है। किसका बनेगा? जो यहां 6 महीने से ज्यादा रह रहा हो। 6 महीने से ज्यादा अगर कोई कहीं रह रहा है तो उसका आधार कार्ड बन सकता है ओनली एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कि हाँ ये बंदा है, ये यहां रह रहा है। ठीक है, तो फॉरेनर्स का भी बनता है, सिर्फ इंडियंस का नहीं बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। 6 मंथ्स कंटिन्यूअसली अगर कोई रह रहा है तो वो कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे दे लाके और उसका आधार कार्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है और इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन? बताओ, दोनों ही गलत है, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो इसको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या डोमिसाइल की तरह यूज नहीं कर सकते, और दूसरा ऐसा नहीं है कि इशू हो गया तो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला था सेकंड पॉइंट इसमें। ठीक है, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये कंडीशन एक जगह लागू होती है, पता है, एक बार आपको कुछ चीज डिक्लेयर कर दी गया तो आपको बार बार उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती, ऐसा कुछ है क्या? हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी के ऊपर है, सिटीजनशिप। वंस अ सिटीजन विल ऑलवेज बी अ सिटीजन, जब तक कि उसकी सिटीजनशिप ना तो छीन ली जाए ना उसने छोड़ दी, तो उसको बार बार सिटीजनशिप के लिए कोई प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको रिन्यू नहीं करानी पड़ती अपनी सिटीजनशिप। कहीं जाते हैं हम कराने रिन्यू? नहीं जाते। ठीक है, तो सिटीजनशिप में लागू होता है। अगला था एफपीआई डिस्क्लोजर नॉर्म्स। कोई एसबीआई ने कुछ नॉर्म्स दिए हैं लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या नॉर्म्स दिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एफपीआई इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, कुछ आइडिया? बेसिकली दोनों ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, और ना जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो। ठीक है, क्या होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट? हम पढ़ेंगे इंडियन अकाउंट, जब पढ़ेंगे तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे।
ठीक है, जहां से एसेट क्रिएट होता हो या लायबिलिटी क्रिएट होती हो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जिस चीज से या तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा हो, यानी कोई ना कोई चीज क्रिएट हो रही हो साइड में, जैसे जमीन खरीद ली, जमीन इज एन एसेट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो रही हो, लायबिलिटी मतलब कि हाँ ये पैसा आया है, ये देना है। जैसे किसी ने किसी कंपनी में कोई शेयर खरीद लिए, और वो शेयर उसके हैं, वो एसेट बन गया उसके लिए, लेकिन कंपनी वालों के लिए लायबिलिटी, अगर वो बेचे तो इसको हमें देना पड़ेगा कुछ हिस्सा। एसेट या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ठीक है, वो कैपिटल में माना जाता है। ये कैपिटल दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स के ऊपर हैं दोनों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर कोई इंडियन कंपनी में कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है तो वो दो तरीके से खरीद सकता है। दो तरीके से इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, वन इज एफपीआई, वन इज एफडीआई। एफपीआई में क्या होता है, जब 10% से कम शेयर हो, कंपनी की टोटल वर्थ के 10% से अगर कम शेयर हो तो वो एफपीआई में काउंट होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। लेकिन 10% से ज्यादा स्टेक जब खरीदा जाए वो एफडीआई काउंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है? ये एफपीआई है, एफडीआई, इन दोनों से हो क्या रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एफपीआई क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट है तो वो यहां आके ओनरशिप क्लेम नहीं करते। उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें तो बस इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी हमें फायदा मिलेगा हम निकाल के भाग जाएंगे पैसा, या जब भी हमें ये आशंका होगी कि यहां नुकसान हो सकता है हम पैसा निकालेंगे और भाग जाएंगे, क्योंकि कम पैसा है, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से लगाया गया है, उनका और कोई मोटिव नहीं है। नुकसान होता दिखेगा या ज्यादा फायदा दिखेगा, पैसा लेके भाग जाएंगे। इसीलिए एफपीआई को हम हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितना जल्दी वो आ रहा है उतना ही जल्दी जाने के चांसेस भी बने रहते हैं। वहीं एफडीआई की बात करें तो बड़ा अमाउंट होता है, ज्यादा स्टेक होता है। यहां पर उस कंपनी में मैनेजमेंट की पोस्ट में आने के लिए लगाया जाता है कि हम भी मैनेज करेंगे, हम इसको और अच्छा बनाएंगे ताकि हमारा वर्थ और ज्यादा बढ़े। तो वो इतनी जल्दी भागने की फिराक में नहीं होते। मेजर डिफरेंस एफपीआई और एफडीआई में ये है। ठीक है, और दोनों ही नॉन डेट क्रिएटिंग होते हैं, दोनों में उधार नहीं बन रही है कंपनी की, क्योंकि स्टेक है। स्टेक में उधार नहीं, उधार कब बनेगी, जब लोन लेंगे कि ये देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं। यहां तो उन्होंने स्टेक खरीदा है, शेयर खरीदे, शेयर में उधार तो बना नहीं है ना। तो यहां पर नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स होते हैं दोनों, एफपीआई और एफडीआई। और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था ये वाला। क्या क्वेश्चन है? क्या आंसर होगा? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। ठीक है, डेट क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट है और उनका शेयर है। शेयर इज नॉन डेट, वो डेट नहीं होता शेयर। डेट कब होगा? जब लोन लिया है, जहां पर लायबिलिटी बनती है कि इतने पीरियड में देना है वापस। यहां पीरियड कुछ है ही नहीं, वो भी मालिक है और दूसरा भी मालिक है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हालांकि जब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटा समझा दिया क्या होता है। फिर आगे है फ्री मूवमेंट रेजिम। क्या होता है फ्री मूवमेंट रेजिम? ये बेसिकली इंडिया और म्यांमार बॉर्डर पे कौन बैठा था? इंडिया म्यांमार पे आसाम राइफल्स। आसाम राइफल्स को जिम्मा दिया हुआ है ना। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं है, सिर्फ 10 किलोमीटर एरिया में, 1643 किलोमीटर से सिर्फ 10 किलोमीटर में फेंसिंग है। वहां पर लोगों का आना जाना अलाउड है, वहां के जो मूवमेंट है लोगों का, इसीलिए उसको बोलते हैं हम फ्री मूवमेंट रेजिम। क्यों? इंडिया बर्मा कब अलग किया गया था? इंडिया से बर्मा को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उससे पहले 1826 में जब हम पढ़ेंगे, आपने फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार पढ़ लिया? नहीं पढ़ा। 1824 से 26 जब एंग्लो बर्मा वार पढ़ोगे तो वहां आपको पता लगेगा ट्रीटी ऑफ यांडाबू हुई थी। ट्रीटी ऑफ यांडाबू, YANDABOO। उसके तहत बर्मा कुछ हिस्से तक एनेक्स कर लिया था, ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था। ठीक है, वहां पर हमने उस टाइम पर एक
मोटी मोटी एक बाउंड्री लाइन डिलिनिएट की थी कि हाँ ये बर्मा है और ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। लेकिन उसको भी स्ट्रिक्ट रूप से लागू नहीं किया, क्योंकि कल्चरल होमोजेनिटी इतनी थी कि बेसिकली उस टाइम पे तो कर दिया था, बाद की बात बता रहा हूं। उस टाइम पे क्या किया, बिल्कुल ही अलग कर दिया। इधर भी वो उस हिस्से के लोग रहते हैं, उधर भी रहते हैं, दोनों आए जाए कैसे। उसको रेक्टिफाई हमने इंडिया में बाद में किया, और बाद में जब किया तो हमने इस एरिया को हमने फ्री मूवमेंट रेजिम बना दिया, ताकि वहां के लोग इधर की सोसाइटी से आके मिल सकें, यहां वाले उधर जा सकें, क्योंकि दोनों एक ही सोसाइटी से थे। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट ऐसा ना पॉपुलेशन को स्टडी करके डिवाइड नहीं किया था बाउंड्रीज को। तो वहां पर कुछ एरियाज तक उनका आना जाना अलाउड है। उनको क्या करना पड़ता है, साल में एक बार पास लेना पड़ता है। साल में एक बार पास ले लिया, 2 हफ्ते तक आके कभी भी रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपस में ट्रेड, ठीक है, कैटल्स को इधर उधर लेके आना, चरा के लाना है ना, तो वो सारा चीजें अलाउड है वहां पर। वो फ्री मूवमेंट रेजिम है, उसी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसको एंड करने के लिए कहीं ना कहीं बात चल रही है कि अब हमें इसे बंद करना पड़ेगा। तो जरूरत है कि क्यों बंद करना पड़ेगा, हमें ये समझना है कि इसको बंद क्यों कर रहे हैं। तो रीजन है, पहला है तो सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न, इनफिल्ट्रेशन, वहां से लोग आ रहे हैं, इलीगल बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं। रोहिंग्या सुना था आपने, रोहिंग्यास, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। वहां से इलीगल बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स यहां पर आकर बस रहे हैं धीरे धीरे। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग जब पढ़ोगे तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक गोल्डन क्रिसेंट, एक गोल्डन ट्रायंगल। इंडिया ऐसी पोजीशन में है जिसके दोनों तरफ वर्ल्ड के ड्रग के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं। एक साइड गोल्डन क्रिसेंट बनता है, पाई के नाम से आप जान सकते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। 90% ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस यहां पर होता है, इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है वो यहां होती है। तो यहां से इंडिया को खतरा है ड्रग आने का। दूसरा जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है ड्रग का, वो है यहां पर गोल्डन क्रिसेंट। यहां पर कौन कौन से हैं, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन दोनों के बीच में इंडिया फंसा हुआ है। यहां से भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, यहां से भी। पंजाब के टाइम पे, आज के टाइम देखो इतना ड्रग क्यों है, रीजन क्या है पंजाब में इतना ड्रग का फैलाव होने का? क्योंकि यहां से ड्रग बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट होती है, और यही चीज नॉर्थ ईस्ट में भी बढ़ती जा रही है। तो उस चीज को रोकने के लिए यहां पर फेंसिंग करनी जरूरी है, जो फ्री मूवमेंट रेजिम है उसको रोकना जरूरी है। इंसर्जेंसी, यहां पर विद्रोह, यहां पे आके, जैसे अभी आपने सुना होगा कुकी और मैती, कुकी और मैती का बेसिकली रिवॉल्ट था यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इंसर्जेंसी भी है यहाँ पर, विद्रोह लोग के, मतलब हमें भी राइट्स चाहिए, हमें भी राइट्स चाहिए, बेशक से वो बाहर से आके बसे हों, लेकिन कई साल हो गए, अब उन्हें राइट्स चाहिए, लैंड राइट्स चाहिए, ठीक है। तो इसको भी रोकना जरूरी है। फिर सोशो इकोनॉमिक एंड रीजनल इश्यूज हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, पहला तो यहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी हार्म होती है जब दूसरे कल्चर के लोग आके कहीं पे बसते हैं, तो वहां की जो ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी है वो कहीं पे धूमिल सी होती चली आती है, कहीं स्मॉगी सी इमेज बन जाती है उसकी, ठीक है। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आएंगे रहेंगे, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें तो एनवायरमेंटली बहुत रिच है, तो वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होगा तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, और रीजनल डायनामिक्स भी चेंज होती है, ठीक है। डेमोग्राफिक जो चीजें हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं यहाँ पर, तो ये भी जरूरी है। तो इस चीज के लिए हमें जरूरी है कि हमें इस फ्री मूवमेंट रेजिम को रिकंसीडर करें। यहाँ पर हमें फेंसिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है, तो इसलिए न्यूज में था, ठीक है। तो इंडिया म्यांमार में फ्री मूवमेंट रेजिम चलता है, ठीक है। अगली न्यूज थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। सबसे पहला चीज इसमें पता होना चाहिए कि ये देता कौन है, कौन निकालता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसके लिए एक एजेंसी है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ है जो बताती है कहां कितना करप्शन है।
और पिछले कई सालों से डेनमार्क टॉप पे चल रहा है कि यहां कोई करप्शन नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट्स देती है 0 से लेके 100। 0 जहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है, 100 जहां कोई करप्शन नहीं है। डेनमार्क 90 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे। ठीक है, जो टॉप के 3 हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। वहीं पर सबसे नीचे वाले 3 कौन कौन से हैं? सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, ये टॉप सबसे साउथ। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है। इंडिया का रैंक कहां पर है? इंडिया 93rd रैंक पे है। ठीक है, पिछले साल 85th रैंक पे थी, उससे भी डिग्रेड हो गया है। इंडिया को पॉइंट मिले हैं 39 आउट ऑफ 100। पिछले साल थे 40, उससे भी कम हो गया है। चाइना हमसे बहुत आगे है, 76 रैंक, और इंडिया है 93 पे। कोई बात नहीं, पाकिस्तान पीछे है अभी भी। ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका हमसे पीछे। ठीक है, लेकिन ये देखो वो इकोनॉमिक कितना अभी है, उस हालात से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो नहीं है। ठीक है, रीजन क्या है हमारे यहाँ पर करप्शन के? जो करप्शन है, यहाँ पब्लिक सर्विसेज की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। पब्लिक सर्विसेज में करप्शन के रीजन क्या है? पहला, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कि जैसे पर्ची लेके पहुंच जाते हैं, हमारे इसको लगवा देना, तो पैसे लेके पहुंचेंगे। अब वो जो पैसे दे के लगे हैं तो निकालेंगे भी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो लग जाता है वो सिविल से अपने आप को कंपेयर करता है कि सिविल में जो मेरी पोस्ट पे अगर बैठा है उसकी करोड़ों में कमाई है। जैसे सीईओ ऑफ गूगल, और बोले मैं यहाँ इतने बड़ी कंट्री का सीईओ हूं और मेरी कुछ कमाई नहीं, मेरे को 2-2.5 लाख रुपए मिलते हैं महीने के। तो अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि इस मेरी भी उतनी ही पैरिटी, जो पेमेंट जो पैरिटी है वो होनी चाहिए। तो उससे कंपेयर करने के चक्कर में अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, और क्या रीजन है? वीक एनफोर्समेंट है, और पॉलिटिसाइजेशन भी हो रखा है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, पॉलिटिक्स बोलती है हमें सपोर्ट करवाओ, कैसे करवाओगे? तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, कहां से लाएं? ठीक है, तो पॉलिटिसाइजेशन भी है। ठीक है, ये मेजर रीजंस हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है करप्शन की वजह से? फिर लोगों पे क्या फर्क पड़ता है, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है? जब आंसर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। जब भी आंसर लिखना हो तो इफेक्ट ऑफ करप्शन आपको सीधा नहीं लिखना है 1, 2, 3, 4, आपको अलग अलग एंगल से सोचना है। लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। इस आंसर राइटिंग की प्रोसेस को है ना हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, जिनमें एक तरीका है, जब आपको आंसर लिखना हो ना तो एक डायरेक्शन में सोचना आना चाहिए ताकि आपको पॉइंट्स जनरेट करने में इजी हो जाए। और ये जो तरीका है ये है लेवल जनरेशन। बेसिकली आप सबसे पहले सोचोगे कि लोएस्ट लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा। लोएस्ट लेवल पे कौन है? पीपल। कई आंसर्स में आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए ताकि उस टाइम पे पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हो तो इनसे पॉइंट्स याद आ जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो सोसाइटी, उसके थोड़ा सा ऊपर स्टेट, स्टेट के ऊपर यूनियन, यूनियन के ऊपर इंटरनेशनल एरिना में क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट ये है। जब भी आपको पॉइंट्स ना याद आए तो आप इस एंगल से सोच सकते हो। दूसरा पॉइंट, आपका जो सिलेबस है ना वो ऑटोमेटिकली इतने सारे एंगल्स जनरेट करके देता है। आपको कुछ नहीं याद आ रहा हो तो GS 1 में क्या सब्जेक्ट है? अच्छा हिस्ट्री है, तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो क्या फर्क पड़ा होगा, ज्योग्राफिकली क्या फर्क पड़ता है। फिर उसी में सोसाइटी आता है GS 1। अच्छा सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ता है। फिर GS 2 पे आ जाओ, पॉलिटिकली क्या फर्क पड़ता है, गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ता है, IR है, इंटरनेशनली क्या फर्क पड़ता है। फिर GS 3 पे आ जाओ, इकोनॉमिकली क्या फर्क पड़ता है, डिजास्टर में भी कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर GS 4 पे आ जाओ, एथिकली ये सही है कि नहीं, कैसे फर्क पड़ेगा।
ऐसे पॉइंट जनरेट होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक तरीका ये है, आपको लेवल के हिसाब से जनरेट करने, ठीक है। तो उसी हिसाब से सबसे पहले अगर हम लोगों पे देखें, तो क्या फर्क पड़ेगा कि लोगों को जो सर्विसेज मिल रही हैं वो ढंग से नहीं मिलेंगी। जैसे एग्जांपल, गांव में राशन की दुकानें, लोगों को राशन पूरा मिलता ही नहीं, वो तो नीडी लोगों के लिए है, वो ही नहीं पूरा मिलता। तो करप्शन के चक्कर में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वो डाउनग्रेड होती है। लैक ऑफ प्रॉपर जस्टिस जुडिशरी में, ठीक है, जाओ पैसे दो रिहा हो गए, चलता है, कई जगह सुना है, ठीक है, चाहे सही हो चाहे ना हो, लेकिन जस्टिस तो उससे कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। लोगों के दिमाग में तो एक फेथ कम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिनायल ऑफ टाइमली सर्विसेज, जाते रहो चक्कर काटते रहो, कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन वहीं पे कहीं हरी पत्ती या लाल पत्ती उसमें बीच में दबा के दे दो, काम हो जाता है, होता है ऐसा। लेकिन जिसके पास नहीं है तो टाइमली जस्टिस नहीं मिलेगा, टाइमली सर्विस नहीं मिलेगी, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास प्रीएम्बल में भी लिखा है, और इक्वालिटी की बात फंडामेंटल राइट भी कहता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सरकार पर से भरोसा उठता है सबसे पहले, ठीक है ना, कि हमारा सरकार पे से भरोसा उठा, अगली बार हम वोट देंगे ही नहीं, हम वोट देने ही नहीं जाते जब हर बार करप्ट सरकार ही चुनने आती है। तो जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है लोगों का वो खत्म होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी डिग्रेड होती है। डिस्करेजिंग विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज, ये क्या है? विसल ब्लोअर उसी को बोला जाता है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गलत काम कर रहा है, उसको उसके बारे में बताने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर, कि इसने बताया है कि यहां पर ये गलत काम चल रहा है। तो उसमें कमी आती है, कोई लोग उठ के, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गलत काम के बारे में बताने की, जब ये करप्शन इतना बढ़ जाता है तो, ठीक है। देन उसके बाद नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन, जब करप्शन का लेवल बढ़ता है तो धीरे धीरे लोगों को लगता है कि यही चलता है, और यही चलता है तो देने पड़ेंगे, ठीक है, तो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। और इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैम्पर होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहले रैंकिंग आती थी जो बंद हो गई है बाद में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली क्या है कि आप अपना बिजनेस कितना इजी तरीके से कर सकते हो, और बिजनेस जितना इजी तरीके से होगा नेशन की इकोनॉमी को उतनी ज्यादा बूस्ट मिलता है, क्योंकि बिजनेस डेवलप होते हैं, बिजनेस बढ़ते हैं, और जब बढ़ते हैं तो नेशन की इकोनॉमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितने ज्यादा बिजनेस इजीली बढ़ पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे नेशन की इकोनॉमी को, उतना फायदा होगा। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को नुकसान होता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई सर्टिफिकेट लाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देन डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेनर्स उसी देश में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनका ट्रस्ट होता है। अब कोई फॉरेनर यहाँ के क्यों पैसे लगाएगा, जब उसे पता है कि यहाँ पैसे लगाओ, पहले जमीन पे लगाओ, फैक्ट्री लगाने पे लगाओ, फिर लाइसेंस लेने में फिर अलग से पैसे लगाओ, चक्कर काटते रहो, मिलते ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें, एक छोटी सी बिजनेस को खड़ा करने में पता नहीं कुछ कहीं डाटा था एग्जैक्टली, जब आएगा बताऊंगा, कर कितने 80-86 लाइसेंस चाहिए होते हैं, और एक आर्म्स का बिजनेस खड़ा करने के लिए 4-5 लाइसेंस में काम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं करप्शन है। तो उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम चलाया जाता है कि आप एक विंडो पे जाओ, आपका सारा काम इंटरनली अपने आप होगा, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उसको सही करने के लिए जो सिस्टम हो सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म लैक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जो पैसा उस डेवलपमेंट के लिए लगाया जाना चाहिए था वो करप्शन में लग रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां बचा, है ना। तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर रेड टेपिज्म आ गया। रेड टेपिज्म क्या होता है? लाल फीताशाही क्या है? जिसके पैसे आगे होते थे पहले उसको लाल फीते की उसमें भेजा जाता था फाइल को, ठीक है ना।
लाल फीताशाही, ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बोला जाता है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फाइल में किसी के जाते हैं तो उसका काम हो जाता है। दिस इज रेड टेपिज्म। ठीक है, लैक ऑफ कंपटीशन, जिसके पास पैसे हैं उसका काम चल जाएगा, जिसका नहीं उसका नहीं चलेगा। लैक ऑफ कंपटीशन। देन उसके बाद ब्लैक मार्केट इतना बढ़ जाएगा कि रेगुलर इकोनॉमी को भी ओवरटेक कर सकता है, तो उसकी ब्लैक मार्केट या ब्लैक इकोनॉमी अपने आप बढ़ती है साइड बाय साइड, जो कि रेगुलेट नहीं होती है। और जब ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट बढ़ता है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। ड्रग्स का धंधा बढ़ा लो, आर्म्स का धंधा बढ़ा लो, इलीगल ट्रैफिकिंग कर लो, तो अल्टीमेटली नुकसान इकोनॉमी का होता है। तो इसके लिए इंडिया ने बहुत सारी चीजें शुरू की हुई हैं। ठीक है, करप्शन को रोकने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सीबीआई है, पेनल कोड बनाया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा जो इंडेक्स में अगर नंबर देखें तो 93 है, तो इसको और ज्यादा सही करने की जरूरत है। ठीक है, तो यार ये जो पॉइंट्स हैं ये आप कई जगह पे लिख सकते हो, सिर्फ करप्शन रिलेटेड, बहुत जगह पे। क्या पब्लिक सर्विसेज में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, तो करप्शन से रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो ये पॉइंट है ना, आपको हर जगह पे मतलब इंटरचेंजेबली यूज करने आने चाहिए। ठीक, उसके बाद अगला था एसिड रेन का। एसिड रेन क्या होता है हमें सिर्फ ये समझना आज। एसिड रेन के बारे में एक न्यूज थी। तो एसिड रेन होती क्या है, कोई बताएगा? बताओ। सल्फर और नाइट्रोजन को जब रेन वाटर में, सल्फर और नाइट्रोजन, जब रेन वाटर में, ठीक है, सही है। एसिड रेन होगी वो रेन जो एसिडिक हो, जो नॉर्मल वाटर से थोड़ा बहुत भी एसिडिक हो जाए उसे एसिड रेन बोल देंगे। ऐसा नहीं कि एसिड रेन है गिर गए तो स्किन जल जाएगी, नहीं, थोड़ा बहुत भी एसिडिक होगी नॉर्मल से तो दैट इज एसिड रेन। उसके पीछे रीजन है हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स का प्रेजेंट होना, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, H2SO4 और HNO3। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, पानी में मिल जाएंगे और पानी का कैरेक्टर एसिडिक कर देंगे, और पानी का कैरेक्टर एसिडिक हो जाएगा, उसे हम एसिड रेन बोल देते हैं। उसके फर्क बहुत ज्यादा पड़ते हैं, एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो पॉल्यूशन कर रही हैं तो वहां से तो होना ही है। ताजमहल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। येलोनेस जो उस पे आ रही है वो इज ड्यू टू एसिड रेन। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है। तो इसके कॉजेज और वो सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें। एक तो फॉसिल फ्यूल कंबशन, देन उसके बाद नेचुरल सोर्सेस है जैसे वोल्केनिज्म, ठीक है, और लाइटनिंग जब होती है, और एयर पॉल्यूशन, ये मेन कॉजेज है। ठीक है, और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए। मेनली अगर हम इसका पीएच पोटेंशियल देखें तो क्या है, 4.2 से 4.4 के बीच में जनरली एसिड रेन का। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, चलो, तो कुछ ऐसा जो ना समझ में आया, मैंने बहुत सारे डिलीट कर दिए थे इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको हम कोर्स के साथ साथ या उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ पढ़ेंगे जहाँ में पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, किसी को डाउट हो पढ़ लो एक बार, कोई डाउट आ रहा तो पूछ लो। Reason for extension of jurisdiction में जो increased use of drones and UAVs है। हाँ, यूएवीज होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और ड्रोन्स होते हैं ऊपर से जो उड़ के जा रहे हैं, मतलब उसको भी रिमोट से उड़ाते हैं। ठीक है, रिमोट से उड़ा के क्या करेंगे कि हमें पता है 15 किलोमीटर तक बीएसएफ का जुरिसडिक्शन है, तो वहां से रिमोट में बैठे बैठे उसमें बांध देंगे, कुछ भी ड्रग बांधना है या आर्म्स बांधने जो हमें सप्लाई करने हैं, और ड्रोन के माध्यम से उड़ा के हम वहां तक पहुंचा देंगे। 15 किलोमीटर के बाद तो बीएसएफ को देखना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट उतना तो हो जहां तक उसकी रेंज ना हो। तो हमने 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया, ताकि ये जो उनका जो पहुंचाने का तरीका था इसको हम अच्छे से टैकल कर पाए। ये जो यूएवीज या फिर ड्रोन्स के जरिए जो आर्म्स पहुंचाते हैं, ड्रग्स पहुंचाते हैं, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो नकली पैसा जो पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीजों को रोका जा सके, तो उस चीज के लिए था। और कुछ? सर ये बायोलॉजिकल उनकी फैमिली वालों को दिया, फिर जो जिंदा नहीं है
हाँ, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे बुलाया जाता है, उसे देते हैं। ठीक है, जनरली पॉस्टुमसली ही देते हैं ज्यादातर को। ठीक है, एल के आडवाणी थे इस बार जो जिन्हें उसी टाइम पे मिल गया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखोगे तो भारत रत्न को बहुत ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर के आसपास इन्हें दिया जाता है दर्जा भारत रत्न। ठीक है, और आगे समझो, पक्का? ठीक है, करें क्लास और? चलो ठीक है, थैंक यू।